तो बच्चों हम लोग बना रहे थे किसके सवाल, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के सवाल देख रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक लास्ट सवाल बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, अ रॉड ऑफ मास m माइनस एम, ये रॉड है जिसका लेंथ l है और मास के m माइनस एम, कैरीज एन इंसेक्ट ऑफ मास छोटा m, छोटा m मास का इसमें इंसेक्ट बैठा हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, इट्स बॉटम एंड एंड टॉप एंड इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग, मतलब इसका ये एंड जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और क्या बोला, विच पासेस ओवर अ स्मूथ पुली, ऑन द अदर एंड देयर इज अ काउंटर वेट ऑफ कैपिटल एम, एक कैपिटल एम का काउंटर वेट रखा हुआ है, ठीक। और ये एक सिस्टम है। अब ये बोला है इनिशियली द इंसेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब इंसेक्ट जो है रॉड के नीचे बैठा हुआ है और रेस्ट पे बैठा हुआ है। अब हमको बोला है इफ वी कंसिडर इंसेक्ट प्लस रॉड प्लस काउंटर वेट एज अ सिस्टम, कौन कौन है, काउंटर वेट, इंसेक्ट, रॉड, ये तीनों मिला के क्या एक सिस्टम है, ठीक। सिस्टम में तीन चीज हो गई, सिस्टम में क्या हुई, तीन चीज। अब ये बोला है इज देयर एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इनिशियली, पहले क्या बोला है, इज देयर एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इनिशियली, ठीक। अब देखो जो इंसेक्ट और रॉड मिलके इधर ये लोग टोटल मास कितना हो गया, m, ठीक। टोटल मास क्या हो गया, m, और इधर टोटल मास कितना हो गया बच्चों, m, ऐसा है कि नहीं। अब आप बताइए ये m मास हो गया, दोनों के बीच एक टेंशन लग रहा है t, दोनों के बीच एक टेंशन लग रहा है t, इसमें भी अवे फ्रॉम द बॉडी, इसमें भी अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक। तो जो धागा है क्या इस सिस्टम का हिस्सा है, नहीं, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उससे कंस्ट्रेंट से जुड़ा हुआ है, उस कंस्ट्रेंट से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो फोर्स लग रहा है इसमें भी क्या लग रहा है बच्चों, mg, जो इसका m है मास mg, दोनों का मिला के इंसेक्ट प्लस वेट, और इसमें भी मास क्या लग रहा है, mg, ठीक है। तो हाँ एक्सटर्नल फोर्स इसमें लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इसमें लग रहा है, ये बात सही है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। लेकिन शुरुआत में बोला है सारी चीजें रेस्ट में, सारी चीजें क्या में, रेस्ट में। तो अभी तक इंसेक्ट चलना चालू किया है, नहीं चलना चालू किया है, वो भी रेस्ट पे, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा टेंशन कुछ लगा नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इनिशियली, यस, लेकिन नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स क्या रहेगा बच्चों, जीरो। ऊपर टोटल फोर्स लगेगा 2t और नीचे टोटल फोर्स लगेगा 2mg, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां से हम लोग शुरू में ही बोल सकते हैं t बराबर mg, क्लियर बात, पक्का। या ऐसा नहीं देखो तो ऐसा ड्राइविंग फोर्स वाला ना डायग्राम बना के, यहां लग रहा है टेंशन t, इसको नीचे लग रहा है mg, यहां लग रहा है टेंशन t, सेम धागा है, और ये डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, mg, ठीक है। तो ये भी बैलेंस है, t बराबर क्या है, mg, ये समझ में आया कि नहीं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, लेकिन हाँ नेट एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन भी लग रहा है और mg भी लग रहा है, ये बात समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट, अब दूसरा पार्ट ये पूछा है, इफ द इंसेक्ट स्टार्ट्स क्रॉलिंग अप द रॉड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वेदर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एक्सेलरेट्स और नॉट, पहले ये चीज पूछा है, ठीक। तो बच्चों अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इंसेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चढ़ेगा तो हम लोग देखो बंदर वाला प्रॉब्लम या ये सब करें कि नहीं करें, स्ट्रिंग में जब चढ़ते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो एक्स्ट्रा टेंशन लगाते नहीं है, अभी भी नेट फोर्स T बराबर mg ही लग रहा होगा, कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लग रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। हाँ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो सकती, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि ये ऊपर चल रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ऊपर चल रहा है, तो चीजें मूव करेंगी, चीजें क्या करेंगी, मूव करेंगी, तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो, लेकिन हाँ एक्सेलरेट करे ये जरूरी नहीं। क्लियर बात, पक्का क्लियर है। आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे, इफ क्या लिखा, क्या पूछा, वेदर द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एक्सेलरेट्स, तो क्या है, नो, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो रहा है क्या बच्चों, नहीं। बढ़े आगे, नेक्स्ट बने तीसरा। अब हमको ये पूछा गया है, इफ द इंसेक्ट मूव्स अप विथ एक्सेलरेशन
मतलब ये इंसेक्ट अब रॉड के ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा है, कुछ एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। हमको पूछा डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एक्सेलरेट, डज द सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट। तो बच्चों अब ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, इसके ऊपर चढ़ के ऊपर जा रहा है ऊपर। तो क्या होगा, सपोज ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो ये जो टेंशन है वो अब टी डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ टेंशन अगर टी डैश हुआ तो यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा, टी डैश होगा चेंज। और टेंशन अगर चेंज हुआ, पहले तो डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा था, अभी भी फोर्स क्या लग रहा है mg, लेकिन टी डैश अब बढ़ गया तो एक नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है इसको भी, ये अपवर्ड जाना चालू हो जाएगा, इंसेक्ट भी अपवर्ड जाना चालू हो जाएगा और ये रॉड नीचे आना चालू हो जाएगा। तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास को कोई नया एक्सेलरेशन आ जाए। अब देखते हैं वो निकाल के, ठीक है। डज द सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट, यस। अभी बता नहीं सकते कितना, लेकिन यस। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का क्लियर है बच्चों। आगे बढ़े। अब फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम व्हेन द इंसेक्ट रीचेस टू द अदर एंड ऑफ द रॉड। ठीक, फाइंड द, क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम व्हेन द इंसेक्ट रीचेस टू द अदर एंड। मतलब इंसेक्ट यहां से यहां चले गया, हमको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां से कहां गया होगा। क्लियर बात, चलिए देखते हैं। अब बच्चों बताओ, इस केस में अगर ये इंसेक्ट ऊपर एक्सेलरेट करके चढ़ रहा है, ऐसे ही बोला है नहीं, बस मूव करा बोला है, ऐसा तो नहीं बोला कि एक्सेलरेट किया, बस वहां से कहां चले गया, यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का पहला क्या पोजीशन था वो निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास के बाद का पोजीशन निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, कि डिस्प्लेस करने पे क्या हुआ। ठीक, सपोज तो बच्चों यहाँ पहले नीचे, तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम इधर बनाते हैं। ये हो गया क्या आपका पुली, और ये हो गया रॉड, और ये हो गया आपका काउंटर वेट। ठीक, काउंटर वेट, रॉड और ब्लॉक। अब इसका मास है m, और ये जो इंसेक्ट था उसका मास है स्मॉल m, इंसेक्ट बना देते हैं, और ये जो है इसका मास था m माइनस m। ठीक, ये इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। अब मैं बोलता हूं सपोज ये ऊपर चढ़ना चालू किया, क्या चालू किया, ऊपर चढ़ना चालू किया। तो ये ऊपर चढ़ना चालू किया ना, तो ये जो रॉड है वो y लेंथ ऊपर आ गया। ये कितना ऊपर खिसक गया, y। हरी बात समझो, कितना ऊपर खिसक गया, y, ऐसा मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो इसको y ऊपर खिसका देते हैं बच्चों, है ना। अब ये y ऊपर खिसकेगा बच्चों, तो ये सेम स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ कभी चेंज होता है नहीं। तो ये रॉड जाहिर सी बात है कितना नीचे जाएगा, y। कितना नीचे जाएगा, y। तो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, और ये अगर y ऊपर गया है तो मैं बोल देता हूँ रॉड जो है नीचे चले गया, जो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे चले गया, y। क्लियर बात। और जो कीड़ा था वो पहुंच गया यहाँ पर। तो कीड़ा कितना ऊपर गया, कीड़े को लगा मैं l ऊपर गया हूँ, कीड़े को लगा कितना मैं l ऊपर चढ़ा हूँ, लेकिन l जब ऊपर चढ़ रहा था रॉड खुद y नीचे आ गया, तो कीड़ा नेट कितना डिस्प्लेस किया, l माइनस वाई। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों, पक्का। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू m इंटू डिस्प्लेसमेंट पहले वाले का प्लस m इंटू डिस्प्लेसमेंट दूसरे वाले का प्लस m इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल मास। ऐसे ही करते थे बच्चों, तो वही निकालते हैं। तो पहला ले लेते हैं कीड़ा, कीड़े का मास क्या था, छोटा m, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऊपर की नीचे। अपन ऊपर मान लेते हैं, l बड़ा मान लेते हैं कि उल्टा होगा तो आ जाएगा उल्टा, है ना। तो अगर ऊपर गया तो कितना होगा, l माइनस वाई। ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, l माइनस वाई। क्लियर बात। प्लस ये m मास भी ऊपर गया, कितना ऊपर गया, my। ये रॉड नीचे आ गया, कितना नीचे आया, y। तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, माइनस m माइनस m इंटू वाई। ये समझ में आया कि नहीं है। और डिवाइड बाय क्या रहेगा बच्चों, टोटल मास। तो m प्लस m, टोटल कितना हो जाएगा, 2m। ठीक, ये बात क्लियर है। अब इसको ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा ml, ये आएगा ml माइनस my, ml माइनस my, ml माइनस my। हाँ,
हाँ एम एल माइनस एम वाई, ये कट जाएगा, कहाँ गया, ये माइनस एम वाई है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कटेगा थोड़ी, नहीं कट जाएगा। ठीक, तो ये वाला एम वाई और ये वाला एम वाई क्या होगा, कट जाएगा, खाली एम एल बचेगा, ये एम वाई और माइनस एम वाई क्या होगा, कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, एम एल बाय 2m। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये क्या गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बच्चों बात? टिंग करना पड़ेगा, आप लोग घबराइए मत। देखिए ई पार्ट क्या देखिए बच्चों, ई पार्ट यहां तक अभी समझ में आया ना, एफ पार्ट तक क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं ई पार्ट। देखो ये पुली है लटका हुआ, इधर पे क्या लटका है बच्चों, रॉड, और इधर पे क्या लटका है, मास, और इधर क्या बैठी है, चिड़िया, चिड़िया जो भी है, इंसेक्ट। हमारी बात समझ में? अब आप क्या कीजिए, ये क्रॉल करके ऊपर गया, भाई ये क्रॉल करके ऊपर जाएगा तो इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं सपोज। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको एज अ सिस्टम कंसिडर करूंगा, अगर ये मेरा सिस्टम रहेगा, जैसे वो प्लैंक वाला प्रॉब्लम नहीं लगाते थे, उसमें फ्रिक्शन विक्शन वही बाहर से कोई फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था ना। लेकिन अगर इसको मैं सिस्टम मानता हूं तो ये टेंशन तो लग रहा है ना। अगर मेरा सिस्टम ये पूरा हो तब मैं टेंशन को हटा सकता हूं, मेरे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 बोल सकता हूं। आ रही बात समझ में? लेकिन अभी तो मैं सिस्टम को हटा नहीं सकता ना, मैं इसको एक सिस्टम अगर लूंगा तो अभी तो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो मैं मास टू द लेफ्ट, मास टू द राइट या मास टू द अप, मास टू द डाउन इसमें लगा नहीं सकता, अगर सिस्टम ये ले रहा हूं तो। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब ये सोचो सिस्टम 1 इसको बोल दो और इसको क्या बोल दो बच्चों, सिस्टम 2। ठीक है बात? अब मानो सपोज ये जो है वो y ऊपर गया, क्या गया बच्चों, y ऊपर गया, मान के चलो ये ऊपर जा रहा था, ये y ऊपर गया, मान सकते नहीं, नीचे गया मान लो, जिधर मानना है मान लो। तो सपोज अगर ये y डिस्टेंस नीचे गया तो ये रॉड कितना ऊपर आ जाएगा, y डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। ठीक, y डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ऊपर। अब ये अगर चलने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो इन दोनों के बीच इंटरनल है। ठीक, इन दोनों के बीच इंटरनल है, तो मैं ये बोल सकता हूं इधर तो एक ही बॉडी, इधर कितना है, एक ही बॉडी, और अगर ये y नीचे गया, मतलब सेंटर ऑफ मास y नीचे गया, तो इधर वाला सेंटर ऑफ मास क्या आया होगा, ऊपर, y क्या आया होगा, ऊपर। क्योंकि इन दोनों में जो फोर्स चलने के लिए हो रहा है वो इंटरनल यूज हो रहा है, तो अगर पूरा सिस्टम देखेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए। पूरा सिस्टम अगर देखें तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा और ये काउंटर वेट y नीचे आ गया, तो ये भी तो मास सेम है ना, टोटल मास तो m ही है, तो ये भी y क्या जाना चाहिए, ऊपर। क्लियर बात? सेंटर ऑफ मास मतलब y ऊपर जाना चाहिए। ठीक, अब तो क्या करता हूं बच्चों, ये नीचे आ गया तो इसको नेगेटिव ले लेता हूं, -y, और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट है वो मैं लिख लेता हूं। तो जो कीड़ा था, क्या था, कीड़ा, m मास का कीड़ा कितना ऊपर गया, तो एक तो रॉड y ऊपर चले गया और कीड़ा l लेंथ क्रॉस किया, और रॉड भी l लेंथ y लेंथ चल गया, तो कितना चलेगा, l प्लस y प्लस, इसको ऐसा लिखता हूं, m माइनस m, ये किसका मास हो गया, रॉड का मास। रॉड ऊपर गया कि नीचे गया, ऊपर गया, तो क्या लिखेंगे, y बाय टोटल मास क्या है, m प्लस m, नहीं टोटल मास यानी रॉड और इसका, तो क्या लेंगे, m माइनस m, सॉरी खाली m, खाली क्या लेंगे, m। क्यों लेंगे m, हमारी बात सुन, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट किसका, इसका। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट इसमें ऐड कर देंगे इसका y, तो 0 आना चाहिए, या इक्वल टू क्या कर दो, -y, इक्वल टू क्या कर दो बच्चों, -y। तो ये m इधर जाके क्या हो जाएगा, -my, ये मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दो, तो ml प्लस my प्लस my माइनस my बराबर -my। ठीक है, माई कट गया, मोए मोए हो गया, सॉरी, तो इधर आएगा तो कितना होगा, 2my बराबर क्या आएगा बच्चों, -ml, तो y बराबर क्या आएगा, -ml/2m। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक, तो माइनस आए ऊपर गया, मतलब एक्चुअल में ये नीचे आया होगा, ऐसे बोल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन कितना है,
यही आया आंसर, यही आया ना, पक्का समझ में आएगी नहीं? ठीक, तो क्या किए इसको निकालने के लिए बच्चों, इसको एक अलग सिस्टम में लिखे, इसको एक अलग सिस्टम लिखे। अगर ये दो m मास के सिस्टम है और आप खुद सोचो ये फोर्स जो चलने के लिए लग रहा है वो इंटरनल है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो अभी भी जीरो है, तो जितना हम ये डिस्प्लेस करेगा उतना ही ये भी डिस्प्लेस करेगा, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट कर दिया। ठीक, तो यहां तो एक ही बॉडी था तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी, वाई ऊपर गया, यहां लेकिन दो बॉडीज थे तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट लिख के मैं दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से क्या आ गया, वाई। अरे बस हाँ, लेकिन अगर वो एक्सेलरेट करके ऊपर जाता तो फिर ऐसा, फिर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करता, सेंटर ऑफ मास क्या करता बच्चों, एक्सेलरेट करता। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? हिमांशी क्या समझाना है बताओ ना, मैं बताऊंगा, पूछो तो। ये नीचे आया, क्या बोल रहे हैं ये, अरे m1y1 प्लस m2y2 बाय m1 प्लस m2 होता है ना, तो रॉड का मास कितना था, m माइनस m, और कीड़े का मास क्या था, m, तो ये कट गया, बचेगा क्या, ये बेटा इधर गया ना, हाँ तो y को y से ही तो इक्वेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट तो इक्वेट करोगे। ये खाली y था बेटा, ये खाली y था माइनस y, है ना, ये m को मैं यहाँ काटा और फिर यहाँ ले गया, ठीक है, सॉरी, है ना, जल्दी कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आगे बढ़े बच्चों। हाँ, क्या बोल रहे, मैं नहीं समझा क्या बोल रहे इसमें, फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट का, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताओ। हाँ तो m तो मास नहीं रहेगा क्या, नहीं समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ना बेटा, m1y1 प्लस m2y2 बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, ये y बताएगा ना, m तो कट जाएगा यूनिट, समझ रहे हो बात, इज इक्वल्स टू y। आप ये बोल रहे हो इधर m क्यों नहीं है, समझ में आया ना, डिस्प्लेसमेंट को तो डिस्प्लेसमेंट से इक्वेट करूंगा ना। ठीक, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? चलिए लिखिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों क्या ये फॉर्मूला आप कभी देखे हैं? हिमांशी तो नहीं देखी है, लेकिन आप लोग देखे हैं कि नहीं बताइए, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 एक्सेट्रा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एक्सेट्रा, ये फॉर्मूला देखें कि नहीं देखें? ठीक, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास कभी एक्सीलरेट करता है जब ये सारे सिस्टम के एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा हो। आ रही बात समझ? सिस्टम में जब क्या लगे, एक्सटर्नल फोर्स लगे, तभी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आता है। नहीं तो होता क्या है, ये सारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं तो एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, कैंसिल। ठीक, तो उसके कारण से क्या होता है कि नेट एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो आ जाता है। ये तभी आता है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो। क्लियर है बात? अब मान के चलो कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो कब रहेगा, जब एफ एक्सटर्नल क्या रहेगा, जीरो। जब एफ एक्सटर्नल क्या रहेगा, जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो रहेगा बच्चों तो हम लोग बोलेंगे ए सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो, सिस्टम में। क्लियर है? तो होगा क्या, होगा ये कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो लिखेंगे dv ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय dt बराबर जीरो। अब बताओ किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का, मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या आ गया बच्चों, कांस्टेंट आ गया। अरे भाई समझ, इसका मतलब समझते हो दया, इसका मतलब क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी सेंटर ऑफ मास बराबर m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और ये m क्या है, टोटल मास, मास ऑफ द सिस्टम। आ रही बात समझ में? ठीक, और एक दूसरा तरीका देखने का ये है बच्चों, आप फोर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्या होता है फोर्स, चेंज इन मोमेंटम
बाय टाइम, ये होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर जीरो। तो आप क्या बोल सकते हो, फाइनल बराबर इनिशियल। ठीक, तो अगर आपके क्या हो रहा है बच्चों, एक सिस्टम में खूब सारे पार्टिकल्स हैं, सिस्टम में क्या है, खूब सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन उन पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसे केस में जो इनिशियल मोमेंटम का सम होगा सारे ऑब्जेक्ट्स का, कुछ देर बाद या कलीजन के बाद या इंटरैक्शन के बाद जब आप उनके मोमेंटम को फिर से देखोगे तो भले इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो जाए, इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो जाए, लेकिन सम फाइनल मोमेंटम का चेंज नहीं होगा। क्योंकि अपन देखें ना कि सम ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, तो सम ऑफ मोमेंटम ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इंडिविजुअल अगर वेलोसिटी चेंज भी हो जा रहा है, किसी का बढ़ रहा है किसी का कम हो रहा है, लेकिन सबका सम जब करोगे बाद में भी किसी दूसरे समय पे, तो भी वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, पक्का? तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, और लीनियर मोमेंटम क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन देख रहे हैं, तो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन मोशन। एक एंगुलर मोमेंटम भी आएगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोटेशन। ठीक, बढ़े आगे, पक्का समझ में आया? अब कुछ सवाल बना कर, अच्छा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल बच्चों ऐसे टाइप के रहते हैं, जैसे सपोज एक पटाखा रखा हुआ है और फूट गया, पटाखा रखा हुआ है और क्या हुआ, फूट गया। तो भाई हम लोग बोलेंगे कि उसका जो इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ, क्या हुआ, इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ, वो तो एक इंटरनल फोर्स है ना, वो तो हर टुकड़े को अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो वो फोर्स कैसी थी, इंटरनल। जितना एक टुकड़े में लगा उतना ही दूसरे टुकड़े में भी लगाया होगा, इसलिए फटाखा फटने से कोई एक डायरेक्शन में नहीं उड़ता। ठीक, अब आप रॉकेट मत बोलना, रॉकेट में भी ऐसी होता है कि फूटने से जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो कहाँ आ रही है, नीचे, इसलिए रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर। अरे बस ऐसा नहीं सर, रॉकेट को तो ऊपर जाते देखें, कंजर्व नहीं है मोमेंटम, तो उसमें जो हॉट गैसेस या जो चीज जल रही है, बारूद, वो नीचे आ रहा है, इसीलिए रॉकेट कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर। तो हमेशा पार्टिकल्स में मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व। तो एक्सप्लोजन वाला केस हो गया, तो एक्सप्लोजन वाले केस में क्या रहता है, हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है। या फिर बच्चों ऐसा केस कि सपोज एक ट्रॉली है और ट्रॉली में एक बच्चा है ना, और बच्चा नहीं इंसान भी है ना, ऐसा समझ लो। ट्रॉली का मास कुछ है, इंसान का मास कुछ है, और दोनों v वेलोसिटी से जा रहे थे। बच्चा क्या किया, ट्रॉली से कूद गया। बच्चे तो यही करते, ट्रॉली से कूद जाते, तो ट्रॉली से बच्चा कूद गया। अब ट्रॉली से बच्चा कूद गया, कुछ वेलोसिटी से कूदा होगा, तो भाई जब वो कूदा होगा तो फोर्स किस पे लगाया होगा कूदने के लिए, ट्रॉली पे लगाया होगा ना। तो जितना वो फोर्स ट्रॉली पे लगाया होगा, ट्रॉली भी उतना ही फोर्स उस पे लगाया होगा। तो दोनों फोर्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल, तो मान के चलो फ्रिक्शनलेस सरफेस थी और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, तब भी इसमें मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व्ड रहेगा। आ रही बात समझ में? ये वेज है बच्चों, और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। क्या पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक, यहां पर क्या है, एक मास रखा हुआ है। अब ये मास नीचे स्लाइड होना चालू, छोड़ दोगे, जैसे रिलीज करोगे तो मास नीचे स्लाइड होगा। तो भाई मास जब नीचे स्लाइड होगा तो इस मास पे एक रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, एंड, और इस वेज पे भी एक फोर्स लग रहा है, एन, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो भाई ये फोर्स के कारण ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि रोकने वाला कोई फ्रिक्शन थोड़ी है, इसको वेज फिक्स थोड़ी है। तो वेज पीछे जाएगा, मास आगे जाएगा, उसमें भी मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। क्यों, फोर्सेस कैसी हैं, इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही है, जीरो। आ रही बात समझ में, पक्का? और एक केस देखते हैं बच्चों, देखिए अभी इंटरैक्शन के लिए दोनों का कलीजन हो या टकराए जरूरी नहीं है, इंटरैक्ट करना है आपस में। क्या करना है बच्चों, इंटरैक्ट करना है। जैसे कि देखो एक मैं मास ले लेता हूं, ये, ठीक, इसको मैं बोलता हूं बच्चों m1। क्या बोलता हूं, m1। अब ये m1 मास के ना साथ में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k का, स्प्रिंग कांस्टेंट k का, और इसके जस्ट पीछे बच्चों एक दूसरा मास है m2। इसके जस्ट पीछे दूसरा मास क्या है, m2। ठीक, अब सोचो ये m1 मास है जो शुरू में चल रहा है, u1 वेलोसिटी से चलते जा रहा है आगे, और ये m2 इसका पीछा कर रहा है कितने वेलोसिटी से, u2 वेलोसिटी से, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्मूथ, कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं। ठीक है, अब होगा क्या, देखो
सपोज U2 इज ग्रेटर देन U1, ठीक। U2 अगर बड़ा है U1 से तो M2 इसको अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको अप्रोच करेगा बच्चों, और अप्रोच करेगा अप्रोच करेगा अप्रोच करेगा और जाके किससे टकरा जाएगा, स्प्रिंग से टकरा जाएगा। अब जब स्प्रिंग से टकरा गया, अभी नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग किस पे थी, नेचुरल लेंथ में, लेकिन क्योंकि अभी इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और कोई रोकने वाला नहीं था, अब ये क्या जाएगा, आगे जाएगा आगे। अब ये आगे मूव करेगा बच्चों, तो स्प्रिंग को क्या कर देगा, कंप्रेस, स्प्रिंग को क्या कर देगा, कंप्रेस। अब स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस हुई, स्प्रिंग क्या हुई, जैसे ही कंप्रेस हुई, तो क्या करेगी, जिधर कंप्रेस होती है उसके ऑपोजिट क्या लगाती है, फोर्स। तो इस M2 पे बच्चों kx फोर्स इधर लगेगा और इस M1 पे बच्चों एक kx फोर्स इधर लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा नहीं लगेगा। तो अगर मैं ये पूरा सिस्टम कंसिडर करूं तो ये फोर्सेस कैसी हो गई, इंटरनल हो गई। आ रही बात समझ में। तो होगा क्या, मैं किसी भी स्टेज में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं। अब क्या होगा, जैसे kx इसमें लग रहा है तो U2 का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जिस तरफ वेलोसिटी है उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स, तो U2 का वैल्यू गिरना चालू हो जाएगा, ठीक। और U1 का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा, भाई जिधर उसकी वेलोसिटी थी उधर ही फोर्स लग रहा है, तो U1 का वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगा, यू बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो देखो सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था पीछे वाला और ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। अब जैसे ही टकराएगा स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू हुआ, इसका 10 से वेलोसिटी कम हुआ 8 6 और इसका बढ़ने लगा 5 से 6 ऐसे बढ़ने लगा। तो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम, ठीक। तो बीच में एक ऐसा समय आया कि ये कुछ कंप्रेशन भी होगा बच्चों, यहाँ कुछ कंप्रेस भी होगा, है ना, नेचुरल लेने L-x ऐसा लेते हैं, कुछ कंप्रेशन भी हो जाएगा। और उसके बाद ये जो M1 है और ये जो M2 है दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कॉमन। बताओ जब वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा उसके बाद और कंप्रेशन होगा, भाई दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया तो दोनों के बीच का जो गैप है कम या ज्यादा थोड़ी होगा, अब वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन क्या फोर्स लगना बंद हो गया, भाई कंप्रेस स्टेट में फोर्स तो लग ही रहा है। अब इसका वेलोसिटी कम होना चालू हो गया, अब इसका वेलोसिटी कम हो गया, इसका वेलोसिटी अब बढ़ गया है, तो अब दोनों के बीच वापस क्या होगा, सेपरेशन। दोनों के बीच वापस क्या होगा बच्चों, सेपरेशन। तो जब फिर x क्या होगा, वापस से अपने नेचुरल लेंथ में आने लगेगा और फिर सेपरेशन करेगा, इसका वेलोसिटी और गिराएगा गिराएगा गिराएगा, इसका वेलोसिटी और बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, फिर फाइनली दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों, अलग हो जाएंगे। और इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होके कुछ v1 हो जाएगा और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2। अब v1 क्या है, ग्रेटर देन v2, ठीक। अब उसके बाद स्प्रिंग जैसी छूट गया, अब फोर्स लगना क्या हो गया, बंद, फोर्स लगना बंद, खत्म। आ रही बात समझ में, क्लियर है। आप हर स्टेज में इनिशियल जो मोमेंटम था, बीच में किसी स्टेज में जो मोमेंटम था, मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेज में जो मोमेंटम था, या फिर अलग होने के बाद जो मोमेंटम था, सारा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। क्यों, हर स्टेज का अगर मोमेंटम निकालोगे सम ऑफ ऑल द मोमेंटम, तो वो हर स्टेज का सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स लग रही है इंटरनल। तो जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है बच्चों, तो हमारा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड। आ रही बात समझ में, पक्का। और मोमेंटम चेंज होता है बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। तो अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ना और हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए। तो 2D के क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें घबराना नहीं, फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। जो एक्स डायरेक्शन का फोर्स मोमेंटम चेंज एक्स का करता है, वाई डायरेक्शन का फोर्स मोमेंटम चेंज वाई का करता है। तो अगर सपोज वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स ही ना लग रहा हो तो उस तरफ मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। तो वाई डायरेक्शन में अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का, क्लियर है बच्चों, है ना। तो फोर्सेस ध्यान देना है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल। नेक्स्ट बढ़े आगे। अब कुछ सवाल बनाए बच्चों, तो अलग अलग केसेस होगा, एक एक एग्जांपल देखते देखते अपन देखते हैं कि कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग को देखते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने से पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉलम, ऐसी मैं लिख दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने से पहले हमेशा चेक कर लोगे कि EFG एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, है ना। हमेशा क्या कर लोगे, चेक कर लोगे एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, 0, ठीक। ऐसा कुछ होता नहीं, मैं ऐसे ही लिखा हूं, है ना। अब तो एक्सटर्नल फोर्स 0 चेक कर लेना, बस बात फिर लगाना, और क्या। देखो एक बॉडी है बच्चों, कितने मास की, 5M,
एकदम मास की 5m। तो एक बॉडी है बच्चों 5 मास की एट रेस्ट, क्या पे? एट रेस्ट, आराम से। रेस्ट पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बच्चों ये सही मौका है, लिख देते हैं क्या? इनिशियल मोमेंटम विच इज 0। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। बहुत बढ़िया। ब्रेक्स अप इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में ये टूटा, 2 पार्ट का मास इक्वल है एंड फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर with a velocity of 18 meter per second. Then calculate the velocity of the third part which has a mass 3 times the mass of equal parts. ठीक। तो सपोज वो टूट गए, 2 जन का मास हो गया m डैश और m डैश, ठीक। तो इसका मास क्या होगा? 3m डैश होगा, और ये सबको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4m डैश विच इज इक्वल्स टू 5m। तो हमारा m डैश कितना आ जाएगा बच्चों? 5m/4। ठीक है, 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ही जम गया फिर, तो m बराबर m आ गया है ना। तो यानी 2 मास क्या है? m और m के, और एक मास कितना है बच्चों? 3m। आ रही बात समझ में? पक्का मास बढ़ गया है ना। तो देखो 2 मास m के और एक मास 3m का। अब बोला क्या इनके बारे में? 2 parts having equal mass fly off perpendicular to each other, एक दूसरे से परपेंडिकुलर उड़ गए, ठीक, विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। हमको बताना है तीसरा मास का क्या हुआ। ठीक बच्चों, तो देखो अब ये जो है, सपोज एक ये वेलोसिटी रखा 89 और मास क्या इसका? m, ठीक। दूसरा उड़ा 18j, मास क्या इसका? m। क्लियर है बात? क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा हर डायरेक्शन में? हर डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। अब एक x उड़ा एक y उड़ा, तो लिखते हैं फॉर x एक्सिस। क्या लिखते हैं बच्चों? फॉर x एक्सिस, ठीक। तो x एक्सिस मतलब ये, तो देखो x एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम क्या था सबका? 0। तो पता ही है 0 था इनिशियल मोमेंटम, क्या था? 0। फाइनल मोमेंटम देखते हैं, ये 18 मीटर पर सेकेंड से उड़ा m मास, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 18m। क्या लिखेंगे? 18m। ये वाला उड़ा इसके परपेंडिकुलर, तो x डायरेक्शन में इसका कोई भी कंपोनेंट होगा? नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत है x में? नहीं। अब जो दूसरा तीसरा मास था 3m का, हम लोग बोल देते हैं उसकी x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी थी vx। लिख सकते हैं कितनी थी? vx। तो क्या लिख देते हैं? प्लस 3m vx। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? तो यहां से बच्चों m कट जाएगा, vx का वैल्यू कितना आएगा? -6 मीटर पर सेकेंड। -6 मतलब ये 89 था, तो ये कितना होगा? -6 इधर, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर उड़ा। क्लियर बात? सिमिलरली अब कहां के लिए लगाते हैं बच्चों? y एक्सिस। किसके लिए लगाते हैं? फॉर y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। y में मूव कर रहा था क्या पहले से? नहीं। अब क्या ये वाले का, पहले वाला जो पार्टिकल है, इसका कुछ y में कुछ कंपोनेंट है? नहीं, तो लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले का है, तो 18 इंटू m। भाई तीसरे वाले का अपने को पता नहीं है कि भी नहीं है, तो अपन क्या लिख लेते हैं? चलो इसका वेलोसिटी था vy, तो क्या हो जाएगा? 3m vy। तो यहां से बच्चों m से m कट गया, vy बराबर भी कितना आ गया? -6 मीटर पर सेकेंड। हरी बात समझ? तो बताओ तीसरे वाले का वेलोसिटी कितना आ गया? इस वेलोसिटी कितना आ गया? -6i -6j। मतलब वो 45 डिग्री एंगल में उड़ा होगा विथ वेलोसिटी या स्पीड 6√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक, ये ऊपर और इधर गया तो इधर गया। क्यों ऐसा उड़ा होगा? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम का सम जब 0 था, तो फाइनल मोमेंटम का सम भी क्या ना है? 0। कैसे बनाए? समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो हर एक एक्सिस के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। तो एक्सप्लोजन वाले में केस में ऐसे करना। ऐसे में वेरिएशन भी देगा, एक प्रोजेक्टाइल देगा और वो रास्ते में कहीं फूट गया, रास्ते में कहीं फूट गया, तो रास्ते में ही हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। ओके, आगे बढ़े। हाँ, लेकिन इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं लेना, क्योंकि रास्ते में वो चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला
एक और एक्सप्लोजन, चलिए ये बनाइए, अब आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, हाँ क्या, आधा किलो, हाँ ना, ठीक है ना, तुम तो मिठाई बांध दो टाइप का बोल रहे हो यार, आधा किलो, ठीक है। An explosion blows a rock into 3 pieces. कितने पीसेस बच्चों? 3, जिसमें से देखो एक पीस है 1 kg का, एक पीस है 2 kg का, एक पीस हमको पता नहीं है, वही तो हमको निकालना है। फिर बोला है कि जो 1 kg वाला पीस था वो 12 मीटर पर सेकंड से उड़ा और 2 kg वाला पीस 8 मीटर पर सेकंड, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उड़े। मतलब ये क्वेश्चन 2D का हो गया। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले लगा देते फॉर एक्स एक्सिस। अपन बोले मोमेंटम क्या ले लेते हैं, इनिशियल 0, क्योंकि एक्सप्लोजन से पहले सब रेस्ट पे थे मिलजुल के। अब 0 बराबर जो 1 kg वाला था वो सपोज एक्स डायरेक्शन में उड़ा, तो 1 kg वाला कितने वेलोसिटी से उड़ा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो 1 kg वाला 12 से एक्स में उड़ा, ये 2 kg वाला तो वाई में उड़ा फिर, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोला है, तो वाई में उड़ा, तो इसका एक्स कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, तो मोमेंटम क्या लिए 0, प्लस तीसरा वाला मास m है, इसका x कंपोनेंट हमको पता नहीं, वो हम निकाल लेंगे m करके, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, vx बराबर -12/m, क्या गया, vx बराबर -12/m। दूसरा, अब लगाएंगे बच्चों फॉर y एक्सिस। तो y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम यहां भी 0 था, एक्सप्लोजन से पहले रेस्ट पे थी चीजें। उसके बाद क्या हुआ, जो पहला वाला था उसका मोमेंटम अब 0 होगा, क्यों, जो x में उड़ रहा है तो y में थोड़ी उड़ेगा, y में नहीं उड़ रहा, y में उड़ रहा है 2 किलो वाला, कितने वेलोसिटी से, 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, प्लस ये कितना होगा मास, और ये तीसरा जो मास है वो vy वेलोसिटी से उड़ा सपोज। तो ऐसे vy बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -16/m। अब हमको बोला है मैग्नीट्यूड क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 40 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या करेंगे, 12/m का होल स्क्वायर प्लस 16/m का होल स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर, ठीक, 12 का स्क्वायर 144/m स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 156 नहीं 256/m स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर। दोनों को जोड़न कर देते हैं, तो क्या होगा, 144 प्लस 256 400, तो 400/m स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर इंटू 40 लिख देते हैं। 1 2 3 4, 1 4 कट गया यार, m स्क्वायर बराबर कितना है 1/4, तो m का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, ठीक, समझ में आई बच्चों बात, नेक्स्ट, क्लियर, ये तो दिखेला लगता है, चलिए देखते बनाते हैं ना। क्या बोले बच्चों, अ मास m, a man of mass m moves on a plank of mass बड़ा m with constant velocity u with respect to plank। बच्चों कंजर्वेशन और मोमेंटम कभी भी लगाओगे तो रिलेटिव मत लगाना, वो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से कैसे लगाते हैं वो मैं अब सिखाऊंगा बाद में, सेंटर ऑफ मास वाला कोऑर्डिनेट फ्रेम रहता है वो बाद में सिखाऊंगा। लेकिन आप लोग हमेशा क्या करना, ऑब्जर्वर को सिस्टम से एकदम बाहर लेना और उसके हिसाब से एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिख के ही बनाना, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला है बच्चों, a man on a plank mass of m with a constant velocity u with respect to the plank as shown in figure, if the plank rests on a smooth horizontal surface determine the velocity of the plank। तो मैं बोला आदमी के हिसाब से जो प्लैंक है वो v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, मैं ऐसा बोल दिया, बोल सकता हूं मैं, मेरी मर्जी में बोल दिया, ठीक है, ठीक। अब आदमी u वेलोसिटी से जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, और प्लैंक v से पीछे जा रहा है, प्लैंक कैसे जा रहा है, v से पीछे जा रहा है। तो हमको क्या करना है, प्लैंक v से पीछे जा रहा है, तो यहां पर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो कैसी लग रही होंगी, इंटरनल, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व, मोमेंटम क्या होगा बच्चों, कंजर्व। और सेंटर ऑफ मास कहीं मूव कर रहा होगा, नहीं, सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं कर रहा होगा। तो अपन क्या करते हैं, जो मोमेंटम इसका वो मोमेंटम इसका, जो मोमेंटम इसका वो मोमेंटम इसका। तो कैसे करते हैं मोमेंटम निकालने के लिए, m इंटू बच्चों u लेंगे कि नहीं, नहीं, तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन, ना कि मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। तो मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक तो u दिया है प्लस इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक अपन पीछे लिए,
वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या लिए बच्चों, पीछे। तो ये फॉर्मूले का माइनस है, और वीपी प्लैंक का वेलोसिटी अपन क्या लिए, पीछे, तो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आएगा बच्चों, v माइनस, सॉरी क्या लिख दिया, u माइनस v। कितना आएगा बच्चों, u माइनस v। तो m इंटू क्या लिखेंगे, u माइनस। नहीं समझ में आया, पक्का। m बराबर क्या लिखेंगे, u माइनस v बराबर, ये किसके मोमेंटम के बराबर होगा, प्लैंक के। तो क्या लिखेंगे, m इंटू, बात समझ में आएगी नहीं, यानी इधर लिख सकते हैं माइनस एम वी बराबर 0, लेकिन अभी यहाँ क्या लिख देते हैं, m। क्लियर। अब यहां से अपने को क्या निकालना है बच्चों, v। तो क्या होगा, एम यू माइनस एम वी बराबर एम वी, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम यू बाय एम प्लस एम बराबर v। समझ में आया कि नहीं। तो क्या होगा, दोनों आपस में इंटरनल फोर्स लगा रहे थे, दोनों आपस में कैसी फोर्स लगा रहे थे, इंटरनल। तो हमने बोला कि अगर ये रेस्ट से सपोज शुरू में खड़ा हुआ था तो दोनों क्या रहेंगे, रेस्ट पे, और जैसे ये यू से चलने लगा प्लैंक पीछे खिसकना चालू हो जाएगा। अच्छा, इसको बनाने का एक और तरीका है बच्चों, इसको बनाने का एक और तरीका है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करते थे, याद करो। तो अगर मैं बोला ये आदमी x डिस्टेंस आगे गया, प्लैंक के रिस्पेक्ट में आगे गया, कुछ चला होगा, तो प्लैंक कहाँ जाएगा, पीछे। तो मास टू द लेफ्ट मास टू द राइट वाला इक्वेशन बनाते थे, तो वो बना के एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, ठीक। तो प्लैंक कितना डिस्प्लेस किया, x निकाल लो और उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट। क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने से डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। बढ़े आगे, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला, अ प्रोजेक्टाइल क्या है बच्चों, बी पार्ट बताया नहीं क्या, मैं नेग्लेक्ट कर दिया, सॉरी। इफ द मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस l विथ रिस्पेक्ट टू द प्लैंक, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आगे बढ़े। तो अब तो निकाल लोगे ना यार, ये तो पढ़े हुए सब, बताना है क्या, वही कितना खिसका निकाल लेना है। अब आदमी को लग रहा है कि वो l चला, लेकिन चला कितना, l माइनस एक्स, तो x निकालने के बाद l माइनस एक्स कर लेना, ठीक है। तो l माइनस एम एल बाई एम प्लस एम, वही आए, समझ गया ना। इसलिए नेग्लेक्ट किया मैं, सिक्स सेंस से। देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा 0, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल कितना बच्चों, थीटा 0, विथ वेलोसिटी v0 एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ये उड़ के जा रहा था और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ बच्चों, टुकड़े टुकड़े हो गया। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पार्ट इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में टूट गया, ठीक। क्या हो गया बच्चों, दो पार्ट में टूट गया। अब दो पार्ट में टूट गया ऑफ मासेस इन रेशियो 1:3, तो एक टुकड़ा अगर m/4 है तो दूसरा टुकड़ा क्या रहेगा बच्चों, 3m/4, तभी तो 1:3 रेशियो रहेगा, अगर m मास का था माने तो, ठीक है। द लाइटर मास रिट्रेसेस इट्स पाथ, लाइटर मास retraces its path. Find the velocity of the heavier part just after explosion. Find the velocity of heavier part just after explosion. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो। सबसे पहले ये करते हैं बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये निकालना बहुत आसान है, कितना होगा, v0 cos थीटा 0, यही होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या जाता है, 0, तो वेलोसिटी कितनी बचती है इसे, हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या लिख सकते हो आप, टोटल मास सपोज m था, इनटू क्या लिख सकते हो, v0 cos थीटा 0 लिख सकते हो, पक्का। अब जो पहला टुकड़ा था वो अपने पाथ को क्या कर लिया बच्चों, रिट्रेस करने का मतलब होता है जैसे गया वैसे ही वापस आया होगा। इसका एक जरूर मतलब है कि वर्टिकल वेलोसिटी नहीं मिली होगी इसको, क्यों, नहीं तो फिर वो और हाइट पे जाता ना, वर्टिकल वेलोसिटी अगर मिल गई होती तो और हाइट पे जाता, ठीक। तो हाइट चेंज हो जाता तो पाथ रिट्रेस नहीं हो पाता, पाथ कोई दूसरा फॉलो करता, पाथ वही फॉलो किया, मतलब वहीं से जस्ट वापस आ गया। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी तो वही पाथ रिट्रेस करना है, तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली और ये वापस आ गया। बात समझ में आएगी नहीं। चलिए, अब ये पाथ रिट्रेस करा तो उसके हिसाब से अपन देख लेते हैं। देखो ये अभी कितने हाइट पे था, अपन निकाल सकते हैं आराम से, बताओ हाइट का फॉर्मूला, u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g, ये इतने हाइट पे है ना। और डिस्टेंस कितने पे, r/2 पे है। r/2 कितना होता है बच्चों, v0 स्क्वायर साइन
2 थीटा 0 अपॉन 2g लिख लेता हूँ, क्यों? आधे डिस्टेंस है तो इसलिए क्या लिख लेता हूँ बच्चों, 2g। ये समझ में आया कि नहीं? अब ये रेंज का आधा, अब इसको रिट्रेस करना है। तो देखो इसको जमीन पे नीचे आने में कुछ समय लगेगा, ये मैं मानता हूँ, तो समय भी निकाल लेता हूँ। समय कितना लगेगा यहाँ से नीचे आने में, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी में माने ही नहीं हूँ, तो नीचे आने में कुछ समय लगेगा। तो समय लगेगा तो मैं लिख लेता हूँ क्या, लिख लिया। तो समय समय लिखता हूँ h यानी v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g, ये था। h बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या मिला इसको, वर्टिकल में तो 0 है, हाफ at स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, हाफ gt स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? 2 कट गई, ये g कहाँ चले जाएगा बच्चों, नीचे, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, v0 साइन थीटा 0 अपॉन g। इतना समय लगेगा। नहीं समझ में आया? पक्का इतना समय लगेगा इसको नीचे आने में। और इतने समय में बच्चों इसको वेलोसिटी इतनी ही मिलनी चाहिए, इसको वेलोसिटी इतनी ही मिलनी चाहिए ताकि ये यहां तक ही पहुंचे। उस टी टाइम में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इतना। आ रही बात समझ में? तो वेलोसिटी कितनी हो निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है नहीं, तो लगाते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ, कुछ नहीं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम वाला, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस करना है बच्चों उसको, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो उसकी स्पीड हमको पता नहीं है, क्या लिख लेते हैं, v डैश, लेकिन टाइम कितना लेना है उसको, v0 साइन थीटा अपॉन g। जी वेल प्लेड हो गया, एक v0 से एक v0 कट गया, अरे बस समझ में, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया। इसको अगर मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखूंगा तब तो बचेगा क्या ऊपर बच्चों, v0 2v0 कॉस थीटा, ये आएगा v डैश का वैल्यू। और नीचे क्या रहेगा बच्चों, एक ये 2 तो है, ये 2 से ये 2 भी कट गया, तो v डैश कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्या सी बात है बच्चों, जाहिर सी बात है। क्यों जाहिर सी बात है, अरे बस समझ में, जाहिर सी बात इसीलिए है कि भाई रिट्रेस पाथ तभी करेगा ना जब वेलोसिटी उतनी ही मिलेगी, क्योंकि मास पे तो डिपेंड करता नहीं एक्सीलरेशन वगैरह, एक्सीलरेशन डिपेंड करता है लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करता ना कितने समय पे नीचे आएगा, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सारी बात समझ में? इसीलिए तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग गुस्सा होते बोल के मैं लिखा नहीं। अब आगे तो हमको पता चल गया और टूटने के बाद उसको कितनी वेलोसिटी मिली। अब लगाते कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, m v0 cos थीटा 0 बराबर फाइनल मोमेंटम। तो ये जो मास है टुकड़ा हुआ उसका रेशियो क्या दिया था बच्चों, m/4। तो छोटा वाला बोला ना रिट्रेस इट्स पाथ, तो m/4 वापस आ गया, तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस m/4 v0 cos थीटा 0, ये लिखेंगे, ठीक। और 3m वाला का पता नहीं, तो 3m/4 इंटू क्या लिख लेते बच्चों, v हमको निकालना है। तो क्या होगा, m कट गया, ये v0 इधर जाएगा तो में माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस होगा तो क्या आएगा बच्चों, 5 v0 cos थीटा 0/4 बराबर 3v/4, 4 4 4। तो v बराबर क्या है बच्चों, 5/3 v0 cos थीटा 0। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? सूर्यांश सर समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो बच्चों हम लोग क्या करें, जब एक्सप्लोजन होने से जस्ट पहले वेलोसिटी निकालिए पूरे मास का, तो मोमेंटम हमको पता चल गया। अब एक्सप्लोजन क्या, इंटरनल फोर्स है, एक्सप्लोजन कैसा है बच्चों, इंटरनल फोर्स, तो मोमेंटम क्या रहेगा, जो पहले था अभी भी वही रहेगा। तो अभी रहेगा तो क्या करें, एक टुकड़ा वापस आ गया तो उसकी वेलोसिटी निकाल लिए, तो जो टुकड़ा वापस आया उसको नेगेटिव में लिए बच्चों, वापस आ रहा है ना, तो उसको डायरेक्शन क्या लिए, नेगेटिव। इनिशियल इधर था तो उसको पॉजिटिव लिया, और उसको समझ में बात, बढ़े आगे, ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, ठीक, जब आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो ये सब काम आएगा। चलिए देखते हैं। तो 2 trucks of each of mass m are moving without friction,
friction in opposite direction on adjacent parallel tracks with same velocity u. With same velocity u. One is carrying potatoes and other is carrying onion. A bag of potato has mass m1 and bag of onion has mass m2 included in the mass of truck. Included in the mass of truck. तो बच्चों ये क्या बोला है? When truck gets close to each other while passing, the driver exchange bag with one another by throwing the other one. Find the final velocities of the trucks after exchange of bags. मतलब ये इसको फेंक के दे दिया, ये इसको फेंक के दे दिया, हमको निकालना है कि वेलोसिटी में कितना फर्क पड़ा. तो बच्चों ये बैग किधर फेंका गया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना. फेंका किधर गया? तो हॉरिजॉन्टल वाले में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व. हाँ, मास कम हुआ ये मैं मानता हूँ, मास कम हुआ ये मैं मानता हूँ. ठीक. तो देखो बच्चों, हम लोग लिखते हैं कोई एक ट्रक को पकड़ लो. किसको पकड़ूं बताओ? किसी को भी पकड़ो, सेम तो है ना. आलू वाले को पकड़ लो. ये है आलू और ये है प्याज. ठीक, आलू प्याज. आलू की बोरी m1, प्याज की बोरी m2. ठीक. अब देखो तो बच्चों, ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो ट्रक है कितने मास का? m मास का. टोटल m मास था आलू बोरी के साथ. ये चल रहा था बच्चों कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से. चल रहा था कितने से? u वेलोसिटी से. जस्ट फेंकने के बाद क्या होगा वो देखते हैं. जस्ट फेंकने के बाद क्या होगा ये देखते हैं. तो देखो ये mu था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mu. इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? mu. ये बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, खाली ट्रक का लिखते हैं, बोरी का क्यों लिख रहे हैं? बात समझ में आई कि नहीं है? खाली ट्रक का लिखते हैं क्योंकि बोरी तो इससे फेंका जाएगा ना. बात समझ में आ रही कि नहीं? खाली ट्रक का लिखते हैं. किसका लिखते हैं बच्चों? ट्रक का. तो ऐसा लिखते हैं, m माइनस आलू की बोरी थी m1 मास की, ये u वेलोसिटी से जा रहा था, यानी ट्रक का खाली वेलोसिटी. तो m माइनस एम इंटू यू होगा कि नहीं होगा? किसका मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम प्लस 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 आलू की जो प्याज इसके अंदर आने वाला है ना, तो प्याज जो था m2 वो कितने वेलोसिटी से जा रहा था? u वेलोसिटी से उल्टे डायरेक्शन में जा रहा था. तो क्या लिखते हैं बच्चों? माइनस m2 u. ये बात समझ में आई कि नहीं? ये इनिशियल मोमेंटम है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम क्या है? ये ट्रक बिना आलू की बोरी का u वेलोसिटी से जा रहा था, ये उसका इनिशियल मोमेंटम था. और ये जो मास था m2 वो u वेलोसिटी से उल्टे डायरेक्शन में जा रहा था. ये इनिशियल मोमेंटम हुआ कि नहीं हुआ? अब फाइनली क्या हुआ? बोरी आके गिर गई. और इधर क्या हुआ? ट्रक का मास कितना था? m माइनस m1, क्योंकि आलू की बोरी चले गई ना. तो ट्रक का मास क्या था? m माइनस m1 प्लस m2, और अब सब साथ में v वेलोसिटी से चल रहे हैं खुशी खुशी. ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? क्लियर? तो यहां से बच्चों u कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? m माइनस m1 माइनस m2 u बाय m माइनस m1 प्लस m2. ये आएगा फाइनल वेलोसिटी. समझ में आया कि नहीं है? तो रेल रोड में ट्रैक पे बच्चों एक जो कार है वो क्या है? क्या बना रहा हूं यार, ऐसे ही बनाता हूं. रेल रोड, और ये कार है क्या पे बच्चों? रेस्ट पे. ठीक. और इसका रेल रोड का कार का क्या मास है? m. अ मैन स्टैंडिंग एट इट्स एज. एक आदमी ऑन द एज खड़ा हुआ है. ठीक है. If a man jumps off from the car towards right with initial velocity u with respect to the car, find the velocity of car after the jump. तो ये क्या किया बच्चों? u velocity which is relative velocity से कूद गया. भाई ये u velocity इसको मिली होगी तभी जब इसको पीछे धक्का लगा होगा तब.
तो अगर इसको u वेलोसिटी मिली तो ये भी पीछे जाएगा v वेलोसिटी से, है ना। और ये चलते हुए ट्रॉली के हिसाब से इसका वेलोसिटी u है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दिया u, एब्सोल्यूट दिया नहीं है। क्या हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं? भाई ट्रॉली से कूदा तो जितना फोर्स है ट्रॉली पे लगाया उतना ट्रॉली ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो कंजर्वेशन मोमेंटम हम लोग लगा सकते हैं। तो लगाते हैं बच्चों। तो बिफोर क्या था मोमेंटम? नील बटे सन्नाटा, जीरो। अब आदमी कूदा राइट, अब वेलोसिटी ऑफ आदमी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ आदमी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये दिया है आपको u, टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव ले रहे, आदमी का वेलोसिटी ये तो हमको चाहिए, और ट्रॉली गया v पीछे, v से पीछे, तो फॉर्मूले का माइनस और पीछे को क्या लेंगे? माइनस v, तो क्या जाएगा बच्चों? प्लस v। तो आदमी का वेलोसिटी क्या है बच्चों? u माइनस v। ये सेम केस है वही प्लैंक वाला, अब इधर डाल दिए। तो m मास का आदमी कितने एब्सोल्यूट वेलोसिटी से कूदा बच्चों? u माइनस v से कूदा, और ट्रॉली कितने से गई? माइनस mv से गई। इसका सम क्या होगा? जीरो। तो आप क्या लिख सकते हो? mv बराबर mu माइनस mv, तो यहां से v बराबर क्या आ गया बच्चों? mu बाय m प्लस, ये आ गई किसकी स्पीड? ट्रॉली की स्पीड आफ्टर द जंप। समझ में आया बच्चों? पक्का? नहीं, बढ़ा आगे। नेक्स्ट, तुम लोग चेक करते जा रहे हो ना, सही सही कर रहे हैं कि नहीं आंसर, है ना। कहीं कुछ ऊंच नीच हुई तो बता देना, ठीक है। हाँ, टू आइडेंटिकल बुगीज, बगीज, बगीज है ना, बग्गी, बग्गीज, ईच ऑफ मास m मूव्स वन आफ्टर, मूव्स क्या? ईच ऑफ मास m मूव्स वन आफ्टर ड्यू टू इनर्शिया, वन आफ्टर ड्यू टू इनर्शिया है। Two identical buggies each of mass m moves one after due to inertia without friction with, छोड़ो ना, v velocity से चल रहे इनिशियली, ठीक है दोनों। A man of mass m rides the rear buggy. At a certain moment the man jumps into the front buggy with velocity related to this buggy. Knowing the mass of each buggy is equal to m, find the velocity with which the buggy will move after that. क्लियर बात? तो भाई आदमी पीछे बग्गी में चल रहा था, अब वो बग्गी टू बग्गी जंप कर लिया, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर बग्गी के रिलेटिव कुछ वेलोसिटी लेके ही कूदा होगा तब तो समझ रहे हो ना आगे जाएगा। तो अपन क्या करते हैं? लगाते हैं बग्गी बग्गी, और क्या देखिए तो क्या होगा। सबसे पहले इसमें लगाते हैं, मैं बोलता हूं कि u रिलेटिव वेलोसिटी से आदमी कूदा। कितने वेलोसिटी से कूदा आदमी बच्चों? u रिलेटिव वेलोसिटी से आदमी कूदा, कूदना ही पड़ेगा u रिलेटिव वेलोसिटी से। तो जैसे u रिलेटिव वेलोसिटी से, अच्छा v0 क्या थी? वेलोसिटी इनिशियल थी, तो अब हम जीरो नहीं ले सकते, अब हम क्या ले सकते? जीरो नहीं ले सकते। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखते हैं बच्चों? m प्लस m इंटू v0, ये लेते हैं। क्यों लेंगे m प्लस m v0? आ रही बात समझ? अब जो इंसान है वो कूदा, इंसान जो है वो आगे कूदा। अब आगे कूदा तो मैं रिलेटिव क्यों लूं? मेरा क्या, मैं रिलेटिव मैं डायरेक्ट लूंगा। मैं बोला ये जमीन के रेस्पेक्ट में कितने वेलोसिटी से कूदा? u से कूदा। जमीन से कितने वेलोसिटी से कूदा? u से कूदा। और इसके u से कूदने के बाद बगी की वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई, हमको नहीं पता कितनी हो गई, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? m प्लस m v0 बराबर, m प्लस m v0 बराबर a man of mass m rides the rear buggy and the man jumps into the front buggy with velocity related to this buggy. लेकिन वो क्वेश्चन में दिया है क्या? देखो इसमें तो छपा नहीं है, वेलोसिटी दिया है क्या? क्योंकि रिलेटिव बोल दिया है। कहाँ है बग्गी बार? ने दिया है, तो ये तो लेजेंड हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। तो बच्चों अब घबराओ मत, अब वेरिएबल ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा ले लेते हैं कि u रिलेटिव वेलोसिटी थी इसकी, u क्या थी इसकी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी एक बार निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बगी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बगी प्लस वेलोसिटी ऑफ बगी, ये होगा,
नहीं समझ में आया? अब तो यहां पर अपन लोग क्या करते हैं, m प्लस एम वी जीरो, ये था किसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। आफ्टर जंप क्या हो जाएगा, ये m मास का वेलोसिटी क्या ले लेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बगी, ठीक, प्लस वेलोसिटी ऑफ बगी जस्ट आफ्टर जंप जो हो गया, होगा, आ रही बात समझ में, प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ बगी, ये समझ में आया कि नहीं, प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ बगी। तो ये VB भी नहीं पता, VMB भी नहीं पता बच्चों, क्यों, अब दो इक्वेशन है, दो अननोन दिया तो नहीं निकाल सकते, वो कितने वेलोसिटी से कूदा वो सब देता तो अपन निकाल पाते। ये इक्वेशन आया कि नहीं आया, समझ में बात। अब दूसरा, अब जब वो इसमें कूदने वाला है, इसमें कूदने वाला है, किसमें कूदने वाला है, इसमें कूदने वाला है, तो क्या लिखते हैं देखो, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv0, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों, mv0। अब वो ये बगी के ऊपर कूदा, है ना, बगी के ऊपर कूदा। अब जैसे ये बगी के ऊपर कूदा, ये भी किसी मोमेंटम से आ रहा है बगी के ऊपर, तो मोमेंटम से आ रहा है तो इसका मोमेंटम कितना होगा, छोटा m इंटू वी एम बी प्लस वी बी, जो पुराने बगी से निकाले थे अपन वही होगा। हरी बात समझ, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया दोनों का। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो m प्लस एम हो गए, और फाइनल क्या हो गया, वी बी डैश ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चों, वी बी डैश। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। तो अगर कोई भी एक पैरामीटर दे देगा अपने को, जैसे एम बी दे देगा या एम बी दे देगा, तो यहाँ से वी बी निकल जाएगा, और वी बी निकल गया तो उस वी बी को यहाँ डालेंगे तो क्या निकल जाएगा, वी बी डैश, यानी एक पैरामीटर कोई देना जरूरी था। बात समझ में आई कि नहीं। बाकी इक्वेशन कैसे लिखे समझ में आया दोनों का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, क्लियर बात। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में वेलोसिटी कौन सी यूज करें बच्चों हम लोग, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मतलब कोई सिस्टम से बाहर कोई फ्रेम है उसके हिसाब से, ओके, क्लियर है कि नहीं है बच्चों, कि m प्लस एम वी जीरो से चल रहा था, अब ये एम बी विथ वेलोसिटी m विथ रेस्पेक्ट टू b ये कूद गया, तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी, वी एम बी प्लस वी बी, तो m वी एम बी प्लस वी बी बराबर एम वी बी, ये हो गया। अब जब वो कूदा तो बग्गी, जो दूसरी बग्गी थी वो इनिशियल इतने मोमेंटम से चल रही थी, आदमी का मोमेंटम ये था, मैं मिटाते क्यों जा रहा हूँ उसको, है ना, आदमी का मोमेंटम ये था, और कूदने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उसमें ये लगा दिया, ठीक है। अब कोई भी एक वैल्यू अगर देगा तो ये दोनों आंसर आ जाएगा, बाकी इसी टर्म्स में आएगा, नहीं तो बात समझ में, पक्का। नेगेटिव क्यों नहीं लिए, चूंकि बेटा बग्गी आगे चल रही है ना, तो उसकी स्पीड स्लो भी हो जाएगी तो भी वो आगे ही चलते, फोर्स पीछे लगने का मतलब हो जाता है कि पीछे चलने लगी, वेलोसिटी कम भी तो हो सकती है। अगर नेगेटिव हो रही होगी तो अपने आप फॉर्मूला सॉल्व करने पे आ जाएगी, आ रही बात समझ में। अब उस केस में क्या था कि रेस्ट से कूद रहा था आदमी, तो हमको डेफिनेटली पता था पीछे जाएगा, तो हम नेगेटिव ले रहे थे, क्योंकि रेस्ट से फोर्स पीछे लग रहा है तो पीछे ही जाएगा। लेकिन अभी चलती हुई बगी है, v0 से चल रही है, फोर्स पीछे लगा तो वेलोसिटी कम होगी ना। अब इतनी कम होके नेगेटिव हो जाएगी कुछ देर बाद तो भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सडनली एक्सेलरेशन लगने से तुरंत वेलोसिटी कम होगी एकदम से, समझ रहे हो, नेगेटिव नहीं चले जाएगी, या जाएगी तो जा भी सकती है, हमको नहीं पता कि वो कितना जोर से कूदा है, भाई बहुत जोर से कूदा होगा तो रुकने के बाद पीछे भी जा रही होगी बगी, लेकिन फिर भी वो हमको कितने रिलेटिव वेलोसिटी से कूदा है वो उस पर डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। जैसे आप सपोज स्केट्स में चल रहे हैं, आप स्केट से धीरे से कूदे तो हो सकता है ना आप भी आगे चले और स्केट भी आगे चले, समझ में आ रही बात। हाँ, लेकिन अब चलते हुए स्केट से आप इतने जोर से कूद दिए कि स्केट पीछे चले गया, तो वैसा भी हो सकता है, तो वो कितने जोर से कूद रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ में, पक्का। तो अभी हम लोग सब साथी आगे ही चल रहे हैं ऐसा मान के चले, वो अपने वैल्यू डालने से नेगेटिव पॉजिटिव बता देगा, ठीक। नेक्स्ट, अगला फिर आ गया रेल रोड। रेल रोड कार ऑफ मास एम विद ये तो बना लिए क्या, नहीं बनाया। is moving with a velocity v1, the man jumps in the direction of motion of a car with velocity u. With respect to the car, find the final velocity of the man and that of the car after the jump. ठीक है, देखिए निकालते हैं। तो बच्चों ये एक रेल रोड कार है, ये क्या है, रेल रोड कार, इसका मास क्या है m, और एक इसके ऊपर आदमी खड़ा है उसका मास क्या है m, और दोनों कितने वेलोसिटी से जा रहे हैं v1। बढ़िया, क्या लिख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, m प्लस m इंटू वी1, ये समझ में आ गया।
अब कूदेगा तो फोर्स इंटरनल होगी, तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम। अब ये बोला है कि ये यू से कूदा रिलेटिव टू कार, ठीक। लेकिन जब ये कूदा होगा तो ये v1 वेलोसिटी जो थी बग्गी की या जो भी जिससे कूदा रेल रोड कार से, वो भी तो चेंज हो जाएगी होगी। वो अब क्या हो गई होगी, मैं बोलता हूँ v, कितनी हो गई होगी v। डायरेक्शन इसी तरफ मानता हूँ लेकिन कम होके v हो गई होगी, ये मैं मानता हूँ। तो देखो जंप के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई और ये रिलेटिव टू वो u वेलोसिटी से कूद दिया, ठीक है। तो अब लिखते हैं बच्चों फाइनल मोमेंटम। तो बगी की वेलोसिटी v हो गई तो m इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, v। m इंटू वी, रेल रोड कार की वेलोसिटी v हो गई है तो क्या लिखेंगे, m इंटू वी प्लस m इंटू इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेल रोड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेल रोड। ये u दिया है अपने को क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ मैन हमको निकालना है, और बगी की वेलोसिटी क्या हो जाती है कूदने के बाद, ये बगी बोलता हूँ क्या, इसकी v हो जा रही है तो क्या लिखेंगे, प्लस v। डायरेक्शन वही है, सॉरी डायरेक्शन वही है, अब प्लस थोड़ी होगा, अब क्या रहेगा माइनस v। अब उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड, तो क्या आ जाएगा u प्लस, तो यहां पर क्या लिखेंगे u प्लस। आ रही बात समझ में। तो हमको क्या चाहिए, v का वैल्यू चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, v का वैल्यू, बाकी सबको इधर भेज देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, m प्लस m v1 बराबर m प्लस छोटा m v, और क्या आएगा प्लस एम यू, वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एम यू। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, v बराबर m प्लस एम वी वन माइनस एम यू बाय m प्लस m। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए अगला। अब ये स्प्रिंग में मोमेंटम कंजर्वेशन कैसा लगता है देखते हैं। A light spring of K is kept compressed between two blocks of masses M and M on a smooth horizontal surface। तो क्या किए, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों और उस पे दो ब्लॉक्स हैं, एक छोटा m और एक बड़ा m, और एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखें, कंप्रेस करके रखें। फिर बोला है व्हेन रिलीज द ब्लॉक एक्वायर्स वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही रिलीज करेंगे ब्लॉक एक्वायर वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बढ़िया। The spring loses contact with the block when it acquires the natural length. If the spring was initially compressed through a distance x, find the final speeds of the two block। क्लियर बात, बढ़िया बच्चों। एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है क्या, एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है नहीं, क्योंकि जैसी स्प्रिंग को छोड़ेंगे, जैसे सिस्टम में जैसे बाहर से पहले तो दबा के रखे थे, वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट था कि नहीं फोर्स, तो नेट फोर्स क्या था जीरो। जैसे ही छोड़े स्प्रिंग, जितना इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया उतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। क्लियर है बात। तो बताओ अभी इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। जीरो है कि नहीं जीरो। जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे नेचुरल लेंथ पे आने के बाद, ये इस तरफ जा रहा है छोटा m, इसका वेलोसिटी u बोल देता हूं, और ये बड़ा m इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी v बोल देता हूं, बोल सकता हूं। क्या ये दोनों मोमेंटम का सम अभी भी जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा, जाहिर सी बात है होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, पहला तो mu बराबर mv, ये एक इक्वेशन आ गया, समझ में आया कि नहीं है, पक्का क्लियर। अब कितना कंप्रेस था x, तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब इतनी एनर्जी स्टोर होगी जब ये नेचुरल लेंथ पे आ गया, ठीक, तो फ्रिक्शन विक्शन तो कोई नहीं है, कोई नॉन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो कुछ है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की वही दोनों को काइनेटिक देगी कि नहीं देगी, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ छोटा m यू स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा m वी स्क्वायर। समझ में आई बात बच्चों, नहीं मानते हो इस बात को। तो बच्चों एक इक्वेशन आ गया, ये अननोन क्या है uv
एक इक्वेशन आ गया, ये अननोन क्या है, यूवी, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया बात? पक्का? तो हम लोग क्या क्या इस्तेमाल किए बच्चों यहाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी कंजर्व रहता है जब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या रहे, जीरो। या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहाँ, जीरो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल बराबर क्या होगा, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो क्या लिखोगे, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो प्लस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बराबर जीरो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर उधर चले जाएगा। बात समझ में? तो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बच्चों? बढ़े आगे? नहीं सॉल्व करूं कि कर लोगे? कर लोगे ना, इतना तो मानना करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला खत्म, वाह ठीक है। तो अब क्या करेंगे है ना, तो बच्चों अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें हम लोग को पढ़ना है यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन, कि मोमेंटम और एनर्जी दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और फिर खूब टाइप के अलग अलग कलीजन भी देखेंगे, जैसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ कलीजन भी पढ़ेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कलीजन की थ्योरी को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक हम लोग का लगभग रेडी है। अब बस एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से जो एनालिसिस करते हैं ना ऑब्जेक्ट के मोशन का, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, वो एक बार देखेंगे तो बाकी अपना चैप्टर लगभग ये वाला कंप्लीट है। फिर कलीजन पढ़ेंगे और फिर खत्म, फिर रोटेशन पढ़ेंगे और फिर खत्म, फिर फ्लूइड छोड़ो, बंद कर देता हूँ। माइक माइक चालू था।